हेलो दोस्तों, मेरा नाम केशव है और मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, इन सब की जानकारी मैं बताना नहीं चाहता। कुछ राज हैं जो राज ही रहने चाहिए और इसका कारण मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगा क्यों मैं अपनी ज़्यादा जानकारी बताना नहीं चाहता। मैं बस अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ जो 2 साल पहले से शुरू हुई है। तब मेरी जॉब छूट गई थी। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया था। मेरी जिंदगी बद से बदतर होती जा रही थी और मेरे दोस्तों ने भी मुझे धोखा दे दिया था। मैंने जिस बिजनेस को शुरू किया था, मेरे दोस्तों ने उसे हड़प लिया और उन्होंने मुझसे साइन करवाकर सब कुछ अपने नाम करवा लिया था। यही कारण था कि मेरे पास पैसों की इतनी तंगी आ गई थी कि मुझे सड़क पर आना पड़ गया था। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं उसे कुछ लेकर नहीं दे सकता था और सबसे बड़ी बात कि मेरा भविष्य अंधेरे में नजर आ रहा था। मैं इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर चुका था और उसके बाद अब मैं रोड पर आ गया था। नौकरी करने की हिम्मत दोबारा मुझ में नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी गुजारा तो करना था। मैं दर दर भटक रहा था, किसी तरह की कोई जॉब तो मिल जाए। पहले मेरी ख्वाहिशें ज़्यादा हुआ करती थी और मैं अच्छी नौकरी के लिए ट्राई कर रहा था, लेकिन जहां भी मैं जाता वो मुझे पहचानते। वो मुझे इसी तरह से जानते थे क्योंकि मैंने खुद से एक छोटा सा बिजनेस खड़ा किया था। वो सब मुझे जानते, इसी कारण नौकरी नहीं देते। शायद वो सब मुझसे जलते थे। वो नहीं चाहते थे कि मैं दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो पाऊं। हर जगह मैं घूमा। अपनी क्वालिफिकेशन के दम पर मैं नौकरी नहीं पा रहा था क्योंकि हर कोई मुझे काम पर रखना ही नहीं चाहता था। शायद मुझे वो नाकाम समझ रहे थे। धीरे धीरे मेरी एक्सपेक्टेशंस कम होती जा रही थी। मैं कम पैसों में काम करने को भी तैयार हो चुका था, लेकिन हर जगह जैसे मेरे दोस्तों की, मेरे दुश्मनों की पहचान थी, वो मुझे वहां पर काम मिलने ही नहीं दे रहे थे और मेरे पास खाने पीने की तंगी तक आ गई थी। मेरा घर बिक चुका था। मेरे पास रहने के लिए एक छोटा सा कमरा था जो हमारी पुश्तैनी जमीन पर बना हुआ था। मैं वहीं पर रहता। वहां पर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं बची थी। मैं हाथ से पंखे की हवा में रह रहा था। इतनी गर्मी में मेरी जिंदगी बद से बदतर होती जा रही थी। मैं मानने लगा था कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता। मेरी जिंदगी खत्म होने के कगार पर है। इसीलिए उस पुल पर उस दिन मैं पहुंचा था खुदकुशी करने के लिए। मैं अपनी जान देना चाहता था। शायद अगला जन्म किसी अच्छे घर में हो जाए। शायद ये दोस्त, ये दुश्मन वहां पर ना हो। मैं जिंदगी की नई शुरुआत कर पाऊं। लेकिन वहां पर एक फरिश्ता आया जिसने मेरी जान बचा दी। वो आदमी उस दिन वहां पर सैर करने के लिए आया हुआ था। वो सफेद कुर्ते पजामे में था। उसने मुझे छलांग लगाने ही नहीं दी और वो मुझसे बातें करने लगा। वो अच्छी तरह से बात कर रहा था, इसलिए मैंने भी अपना दुखड़ा उसे सुनाना शुरू कर दिया। उसने मेरी सब बातें सुनी और मुझे कई सारे वचन दिए। बातों से मेरा कुछ नहीं होने वाला था, लेकिन वो खुद गरीब था। उसने कहा कि वो भी एक बैंक की नौकरी करता है और वहां पर उसकी तनख्वाह भी कम ही है। बड़ी मुश्किल से उसका घर चलता है और वो मिडिल क्लास फैमिली में 3 बच्चों के साथ रहता है। बड़ी मुश्किल से उसका घर चल रहा है और वो किसी तरह से अपना पूरा बंदोबस्त कर पा रहा है। लेकिन उसकी बातें बहुत अच्छी थी। वो मुझे वहां से कूदने नहीं देना चाहता था। उसने कहा था, तुम्हारे मरने पर किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो तो कुछ ऐसा करो जिससे सबको फर्क पड़े। तुम्हारे दोस्तों को भी, तुम्हारे दुश्मनों को भी, हर किसी को परवाह हो तुम्हारी। कुछ ऐसा करके दिखाओ। जमीन से उठो, दोबारा वहीं पर पहुंच के दिखाओ। उसने मेरे अंदर आग तो भर दी थी, लेकिन मेरे पास ज्यादा रास्ते नहीं बचे थे। मैं अखबार में ढूंढने लगा। मैं जगह जगह जाकर नौकरी की तलाश करने लगा। भले ही कम पैसों में मुझे नौकरी मिल जाए, लेकिन मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। मैं जीरो हूं। गंवाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। इससे ज्यादा नीचे और मैं गिर भी नहीं पाऊंगा।
इसीलिए नौकरी की तलाश मुझे अलग अलग जगह पर ले जाती रही। घर पर कई सारे लेटर्स आते, हर जगह रिजेक्शन मिलती। मेरा हौसला फिर से टूटने सा लगा था। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, उम्मीद की नई किरण भी मुझसे दूर जाती जा रही थी। कोई काम नहीं मिल रहा था, लेकिन उस दिन वो सफेद कलर का लेटर मेरे घर में आया था। मैं उसे पढ़ना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं जानता था उसमें भी रिजेक्शन ही होगा। लेकिन किसी तरह हिम्मत करके मैंने उसे खोला। उसका कागज काफी मोटा था और चमकीला था। किसी बड़ी कंपनी का लेटर लग रहा था। मैंने याद करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा इंटरव्यू देकर आया था। कहीं ना कहीं से ये भी आया ही होगा, या कहीं ना कहीं मैंने फॉर्म भरा होगा, वहां से ही आया होगा। ऊपर एक अजीब सा निशान बना हुआ था, खोपड़ी का निशान। मैं ऐसी जगह पर कभी गया ही नहीं। मुझे उम्मीद थी उसमें रिजेक्शन होगा, लेकिन उस लेटर को पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे सिलेक्ट कर लिया गया था। ये एक डिलीवरी बॉय का काम था। इतने बड़े बिजनेस से गिरकर मुझे आखिरकार एक डिलीवरी बॉय का काम मिल ही गया था। मैं इस कंपनी को पहचानने की कोशिश कर रहा था। मैं इसके बारे में ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मैं एक कैफे में जाकर इंटरनेट पर यह जानने की कोशिश करने लगा कि यह कंपनी क्या करती है, लेकिन उसकी जानकारी मुझे मिल नहीं रही थी। मुझे एक ऑफिस में बुलाया गया था, लेकिन उससे पहले उस कंपनी की मैं ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटा पाता, इसकी कोशिश में लगा हुआ मैं कुछ भी ढूंढ नहीं पा रहा था। कहीं वहां से भी मुझे निकाल ना दिया जाए, इससे पहले मैं सारी जानकारी पाना चाहता था। मैं कई लोगों से पूछने लगा, किसी को कुछ नहीं पता था। रात के 9 बजे मुझे इंटरव्यू पर बुलाया गया था। ये शायद कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो सकती है, या कोई कोरियर कंपनी हो सकती है, या कोई रेस्टोरेंट हो सकता है जिसमें मुझे डिलीवरी बॉय का काम मिलने वाला था। लेकिन कहीं भी कोई जानकारी ना पाने के बाद रात के 9 बजे मैं उस पुरानी सी बिल्डिंग में पहुंच ही गया। टूटी फूटी सी बिल्डिंग शहर के बाहर बिल्कुल सुनसान जगह पर मौजूद थी, लेकिन वहां अलग अलग जगह पर रोशनी के कई सोर्स थे। कई बल्ब लगे हुए थे, फर्श टूटा फूटा था और सड़क भी टूटी हुई थी। लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर पहुंचते ही मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे ये अंदर से बहुत ही खास हो। वहां चमकता हुआ फर्श, दीवारों पर लगी पुरानी पुरानी पेंटिंग्स और महंगे महंगे सोफे वहां बहुत ज्यादा पड़े थे। ये काफी बड़ी और अमीर कंपनी लग रही थी, लेकिन वहां उसकी जानकारी कहीं पर भी नहीं थी। क्या करती है यह कंपनी, मुझे ये जानना था, और मैं उस कमरे में पहुंच गया जहां मेरी इंटरव्यू होने वाली थी। भले ही मुझे सिलेक्ट कर लिया गया था, लेकिन यहाँ कुछ सवाल मुझसे पूछे जाने थे, जिसके बाद मुझे काम समझाया जाता। मुझे पैसों की बात भी करनी थी, क्योंकि कितने पैसे मिलने हैं मुझे पता नहीं था। मैं तो किसी भी पैसे पर मान जाऊंगा। मेरे पास पैसों की बहुत ज़्यादा कमी है। धन मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मेरे पास खर्च करने के लिए भी कोई रुपए नहीं है। यहाँ जो भी मिलेगा मैं उसमें सब्र कर लूँगा। जब मैं उस कमरे में पहुँचा तो मेरे सामने चमकता हुआ एक टेबल लगा हुआ था। फर्श की चमक भी बहुत ज़्यादा थी और ऊपर लगे हुए वो बल्ब बहुत ज़्यादा चमकीले थे, जिसकी रोशनी फर्श से टकरा कर मेरी आंखों में पड़ रही थी। दीवारों पर बहुत सारी पेंटिंग्स की गई थी, जैसे किसी ने बड़े बड़े ब्रश से काफ़ी अजीब सी आकृतियां बनाई हों। इधर उधर कई सारे वो लोगो बने हुए थे जो इस कंपनी के हैं। खोपड़ियां, अजीब अजीब आकार की खोपड़ियां, और उस टेबल के पीछे कुर्सी दूसरी तरफ थी जिस पर कोई बैठा हुआ था। मैं अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया, जो टेबल से काफी दूरी पर थी। मैं नहीं जानता था इतनी दूरी पर मेरी कुर्सी क्यों रखी गई थी, लेकिन मैं चुप करके वहां जाकर बैठ गया। मैं ये सोच रहा था काफी देर तक अगर वो इधर नहीं मुड़ा तो मैं आवाज लगाऊंगा, लेकिन मैं जैसे ही उस कुर्सी पर बैठा वो मेरी तरफ घूम गया। उसकी नीले रंग की आंखें थी और उसने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। जरूर ही इस महामारी के डर से उसने इस कुर्सी को दूर रखा होगा और खुद भी मास्क पहना हुआ होगा। मेरे दिमाग में यही ख्याल आ रहा था। उसने
उस भारी सी आवाज में मुझसे बात करना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले मेरे बारे में जानने के लिए कुछ सवाल मेरी तरफ दागे। मैं भी उनका जवाब देता रहा। उसने सब कुछ पूछा, कैसे मेरा बिजनेस बंद हो गया, मैंने उसमें क्या क्या गलतियां की और मैं मरना क्यों चाहता था। मुझे नहीं पता उसे इन सब के बारे में कैसे पता था, लेकिन मैं हर चीज का जवाब बिल्कुल सही सही दे रहा था। मैं झूठ नहीं बोलना चाहता था। वो भी शायद मेरे जवाबों से खुश था और उसने कहा, तुम्हें काम दे दिया गया है, तुम आज रात से ही शुरू कर सकते हो। तुम्हें एक काले रंग का डिब्बा दिया जाएगा जो कंपनी की तरफ से आता है। उसको खोलकर नहीं देखना है, उसमें खास वीआईपी सामान होता है। तुम्हें एक बाइक दी जाएगी, उसी बाइक पर जाकर तुम्हें यह बक्सा अपने क्लाइंट को देकर आना है। उसके बाद तुम्हें वापस आ जाना है। यही काम है तुम्हारा। तुम्हें कुछ खास समय दिया जाएगा, उतने समय में ही उस पार्सल को डिलीवर करना है। तुम ज्यादा समय नहीं लगा सकते और किसी और बाइक पर नहीं जा सकते। जब भी तुम्हारी बाइक खराब हो जाए तो तुम यहां कंपनी में कॉल कर सकते हो, तुम्हें नंबर दे दिया जाएगा। तुम हमारी ही बाइक का इस्तेमाल करोगे और हमारा ही मैकेनिक बाइक खराब होने पर उसे ठीक करने के लिए आएगा। बस तुम्हारा यही काम होगा। तुम्हारी तनख्वाह 50,000 रुपए होगी। वो तुम्हें 1 महीना पूरा होने के बाद 1 तारीख को मिल जाया करेगी। मैं बहुत ज्यादा खुश था। काम भी अच्छा था, लेकिन तनख्वाह बहुत ज्यादा अच्छी थी। मैं तो 5,000 से 10,000 रुपए का काम करने को भी तैयार था, लेकिन यहां से मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा पैसे मिल रहे थे, तो मैं खुशी खुशी बाहर आ गया। मैं बाहर सोफे पर आकर बैठ गया था। यहां मुझे और कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मुझे पार्सल कौन देगा जिसे मैं छोड़कर आऊंगा। लगभग 12 बजे तक मैं उसी सोफे पर बैठा रहा। वहां कोई नहीं आ रहा था। उसके बाद वहां पर एक काले कपड़े पहने आदमी आया। उसने अपना चेहरा भी बड़ी सी टोपी के अंदर ढका हुआ था। ये बड़ा सा कुर्ता सा नजर आ रहा था जिसकी बड़ी सारी टोपी थी। उसने जैसे अपने चेहरे पर घूंघट निकाला हुआ हो। उसकी आवाज तक मैंने नहीं सुनी। उसने बस मुझे वो बक्सा पकड़ा दिया और एक कार्ड दे दिया जिस पर एक एड्रेस था। उस आदमी ने मेरे हाथ में चाबी पकड़ा दी और बाइक बाहर खड़ी हुई थी। मैंने वो बक्सा उठाया और मैं उस बाइक की तरफ चल पड़ा। वो बाइक सिंगल बाइक नहीं थी, बल्कि उसके साथ में एक और सीट लगी हुई थी, यानी कि 3 लोगों के बैठने के लिए वो बाइक बनाई गई थी। लेकिन यहां पर तो मैं अकेला ही जाने वाला था। मैंने उस बक्से को उस साथ वाली सीट पर रख दिया। वहां से ले जाना बहुत ही आसान होता। ये शोले फिल्म की पुरानी बाइक लग रही थी। मैंने उस बाइक को पहचानने की कोशिश की। ये नई बिल्कुल नहीं थी और ये वाला मॉडल अब बिल्कुल मौजूद नहीं है। किसी किसी के पास शायद ये बहुत ही बुरी हालत में होगा, लेकिन यहां पर तो इसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, पैसे अच्छे मिल रहे हैं, काम अच्छा है, तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। इसी के साथ मैं रात में काम करूंगा, ये तो और भी अच्छा है। मुझे कोई भी दुश्मन और दोस्त पहचानने वाला नहीं होगा। रात में सुनसान गलियों में मैं काम करता जाऊंगा और धीरे धीरे तरक्की करता जाऊंगा। किसी को समझ में नहीं आएगा कैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं, और एक दिन आएगा उनके सामने मैं पैरों पर खड़ा होकर आंखों में झांक रहा हूंगा। वो इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं उस बाइक पर बैठ चुका था, बक्से को रख चुका था और मैंने बाइक स्टार्ट की और मैं अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। मुझे ये बाइक काफी भारी लग रही थी। मैं अकेला ही बैठा हुआ था, फिर भी बाइक चलाने में मुश्किल हो रही थी, जैसे इसका इंजन पुराना हो, ज्यादा दम ना हो। वो बड़ी मुश्किल से चल रही थी। मैंने एक्सेलरेटर पूरा दिया हुआ था, फिर भी वो बाइक 40 से ऊपर पहुंची ही नहीं। सफर थोड़ा लंबा था, मुझे 1 घंटा लगने वाला था, लेकिन फिर भी मैं वहां तक पहुंचा। लेकिन जैसे ही मैं उस कॉलोनी में पहुंचा, आसपास रोशनी पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही थी, जबकि उस कॉलोनी से बाहर पूरी तरह से रोशनी थी। यहां मैं अलग अलग बिल्डिंग में देखता जा रहा था, रोशनी का एक सोर्स तक नहीं था।
मुझे बाइक के साथ एक टॉर्च दी गई थी और उसी टॉर्च की रोशनी में उस अंधेरे में मैं बक्से को लेकर उसी घर की तरफ चले जा रहा था। वहां मुझे आसपास ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई और भी मौजूद हो। मैं जैसे ही चलता मुझे कदमों की आवाज सुनाई देती और मेरे कदम जैसे ही रुकते वो आवाज भी बंद हो जाती। इसी तरह से होता जा रहा था और मेरा डर बढ़ता जा रहा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे इस कॉलोनी में कोई भूत मौजूद हो। ये भूतों के पैरों की आवाज थी, क्योंकि आसपास और कोई था ही नहीं। मैं हर तरफ टॉर्च मार के देख रहा था। आसपास घास भी बहुत नीचे तक थी, तो कोई भी छिपकर आसपास चल नहीं सकता। ये आवाज बिल्कुल मेरे करीब से आ रही थी, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आ रहा था। मैं जल्दी जल्दी चलने लगा। मैं उस घर के पास पहुंच गया था और उसका दरवाजा मेरी तरफ था। मैंने जमीन पर उस बक्से को रख दिया। मैंने 2-3 बार बेल बजाई। मैं बार बार बेल बजाता जा रहा था, कोई भी बाहर नहीं आ रहा था। लगभग 5 मिनट बाद एक आदमी बाहर आया, लेकिन वो बहुत ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। इतने अंधेरे में शायद वो डर गया होगा कि कौन रात को बेल बजा रहा है, लेकिन अगर उसका ये पार्सल है तो उसे तो पता होना चाहिए। चलो मुझे क्या, वो मेरी तरफ नहीं देख रहा था, बल्कि बड़ी गंभीर नजरों से इधर उधर झांके जा रहा था। उसकी आंखों में जैसे डर बढ़ता जा रहा था और मैंने कहा, सर आपका पार्सल। वो घबराता हुआ नीचे की तरफ झुका। उसने वो बक्सा उठाया और वो घर के अंदर चला गया। उसने दरवाजे तक को बंद नहीं किया और मुझे अब वापस जाना था। मैं चलता हुआ वापस आ गया। मुझे नहीं पता वो दरवाजा कब बंद करेगा, लेकिन मैंने अपना काम कर दिया है। मुझे अब वापस जाना होगा। मैं तेजी से चलता हुआ बाइक की तरफ जा रहा था और अब वो कदमों के निशान सुनाई नहीं दे रहे थे। मैं बड़ी तेजी से अपनी बाइक की तरफ बढ़ता जा रहा था और अब तो मैं भागने लगा था। मुझे उसी जगह से डर लग रहा था जहां से पैरों की आवाज आई थी। मैं भागता हुआ बाइक के काफी करीब पहुंच गया और अब फिर से मुझे वो पैरों की आवाज सुनाई देना शुरू हो गई। मैं डरने लगा था। मैं भागता हुआ उस बाइक तक पहुंचा और मैंने उसे जल्दी से स्टार्ट कर दिया। पहले तो बाइक बड़ी तेजी से उठी। मैंने इतनी तेजी से इस बाइक को चलते हुए नहीं देखा, लेकिन थोड़ी दूरी तक जाने के बाद ये फिर से धीमी हो गई, जैसे इसकी जान फिर से खत्म हो गई हो। फिर से ये बाइक 40 से ऊपर जाने वाली लग ही नहीं रही थी। वो सफर फिर से 1 घंटे का हुआ। मैं ऑफिस में पहुंचा और वहां जाकर मैंने वो स्लिप रिसेप्शन पर रख दी, जैसा मुझे बताया गया था। वो काले कपड़ों वाला फिर से आया। उसने उस स्लिप को उठाया और वो वापस चला गया। उसने फिर से एक शब्द तक नहीं बोला। उस रात और कोई भी काम नहीं था। मैं उस सोफे पर बैठा रहा। मुझे बीच बीच में नींद आती, मेरी आंख भी लग जाती। जैसे ही मेरी आंख खुलती, वहां माहौल वैसा ही। लगभग सुबह के 6 बजे तक मैं वहां पर बैठा रहा और वो काले कपड़ों वाला आया और मेरे हाथ में एक लेटर पकड़ा दिया। मैंने उस लेटर को खोला तो उसमें छुट्टी लिखा हुआ था। उसने एक शब्द तक नहीं बोला, बल्कि सब कुछ इसी तरह से बताया जा रहा था। लेटर में लिखकर, छुट्टी यानी कि घर जाने का समय हो गया है। मुझे पहले ही हर चीज के बारे में बताया गया था कि यहाँ बोलकर बात कम करनी है, सब कुछ रिटर्न में होगा, हर चीज का प्रूफ होगा, यानी कि कोई भी घपला नहीं किया जा सकता, कोई चोरी नहीं की जा सकती, हर बात को रिटर्न में ही बताना होगा। चलो मुझे क्या, पहली रात का काम मैंने कर दिया था। अगली सुबह मैं फिर से अपने घर की तरफ निकल पड़ा। मुझे काफी नींद आ रही थी और दोपहर के 2 बजे तक मैं सोता रहा। मुझे एडवांस में 10,000 दे दिए गए थे, जिससे मैं थोड़ा बहुत सामान लेकर आया। काफी समय बाद घर में नया सामान आया था। मांग मांग कर मेरा बुरा हाल हो चुका था और पहली बार अपनी पैसे से मैं खाने का सामान लेकर आया था। थोड़े से कपड़े लेकर आया था, क्योंकि मेरे कपड़े पुराने हो चुके थे। मुझे काम पर जाना पड़ता और मैं उस शर्ट को पहनकर रोज रोज थोड़ी ना जा सकता हूँ। यहाँ मेरे पास ज्यादा पैसे बचे ही नहीं है। उस दिन मैं इसी तरह से खुशी महसूस करता रहा। ये मेरा दूसरा दिन था। मैं काम पर पहुंचा लगभग 8 बजे। मुझे बताया गया था अंधेरा होते ही मुझे यहां पर पहुंच जाना है, डिलीवरी रात को ही होगी।
कस्टमर्स रात को घर पर होते हैं, दिन के वक्त वो काम पर चले जाते हैं। ये अमीरों का काम है, इसलिए रात के वक्त ही डिलीवरी होगी। उस रात मैं ऑफिस में बैठा रहा। लगभग 2-3 घंटे के लिए मेरी आंख भी लग गई, लेकिन मुझे किसी डिलीवरी का काम नहीं मिला। दूसरा दिन इसी तरह से निकल गया था और मैंने अपनी नींद भी ऑफिस में बैठे बैठे ही पूरी कर ली थी। किसी ने मुझे जगाया तक नहीं। शायद अगर काम ना हो मैं यहां पर सो भी सकता हूं, और जैसे ही काम आएगा वो काले कपड़ों वाला आकर मुझे वो बॉक्स दे देगा। बस मैं उसे डिलीवर करके वापस आ जाया करूंगा। ये तो और भी अच्छा है। दूसरी रात मैंने इसे निकाली और दिन भर मुझे नींद नहीं आई। मैंने अपने बाकी सारे काम किए। रात के वक्त 8 बजे मैं फिर से उसी ऑफिस में पहुंच गया था। मैं जैसे ही ऑफिस में पहुंचा, सामने वो पार्सल रखा हुआ था। उस पर वो पर्ची रखी हुई थी जिसमें एड्रेस लिखा था। सामने बाइक खड़ी थी और मुझे डिलीवरी का टाइम लगभग 11 बजे का बताया गया था। मैंने उसे पढ़ा। मैंने बाइक उठाई और मैं फिर से अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। मैंने जल्दी से उस बक्से को उठाकर बाइक स्टार्ट कर ली और बाइक बड़ी तेजी से उठी, काफी तेज चलने लगी। लेकिन मैं उस बिल्डिंग से थोड़ा ही दूरी तक पहुंचा था, वो बाइक अचानक से धीमी हो गई, जैसे उसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया हो। फिर से उसकी रफ्तार 40 तक पहुंच गई थी। पता नहीं उस बाइक में क्या परेशानी थी, लेकिन कभी कभी वो तेज चलती और कभी कभी अचानक धीमी सी हो जाती। वो 40 की रफ्तार से जा रही बाइक मुझे आधे घंटे में अपनी मंजिल पर पहुंचाती। मैं आधे घंटे तक इंतजार करता रहा और वो बाइक तेज हुई ही नहीं और मैं मंजिल तक पहुंच ही गया। फिर से एक नई कॉलोनी, लेकिन यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि दूर दूर तक छोटे छोटे घर बने हुए थे। ये छोटा सा गांव लग रहा था जो हमारे शहर से थोड़ी दूरी पर ही था। यहाँ मुझे एक घर में डिलीवरी करनी थी और उसी घर की लाइट्स जल रही थी। आसपास हर जगह जैसे लाइट बंद थी। किसी घर में कोई लाइट नहीं, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, कोई लैंप नहीं, किसी तरह की रोशनी नहीं। मैं अपनी टॉर्च से इधर उधर लाइट मारता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा था। यहाँ पर शायद भूत प्रेत ना हो, लेकिन थोड़ी दूरी तक जाने के बाद मुझे वो पैरों के निशान सुनाई देने शुरू हो गए। यहाँ भी लगता है भूत प्रेत मौजूद हैं। मैं तेजी से भागने लगा। वो घर ज्यादा दूर नहीं था। वो पैरों की आवाज भी तेजी से बढ़ती जा रही थी, जैसे लगता है भूत मेरे साथ भाग रहे थे। मैं जल्दी से उस घर में पहुंचा। वहां मैंने वो बक्सा रखा। बार बार मैंने बेल बजाई और एक बूढ़ा सा आदमी बाहर निकला। शायद उसकी उम्र 80 साल की होगी। वो बिल्कुल डरा हुआ नहीं लग रहा था। उसने मेरी तरफ नहीं देखा, बल्कि वो भी इधर उधर देखने लगा। मैंने भी नजर इधर उधर घुमाई। मुझे कुछ नजर नहीं आया, लेकिन वो जैसे किसी तरफ देखे जा रहा था। उसके बाद उसने एक भारी सी सांस भरी, वो बक्सा उठाया और घर के अंदर चला गया। मैं काफी डरा हुआ था क्योंकि वो पैरों की आवाज फिर से आई और मैं वहां से भागने लगा। मुझे बाइक तक पहुंचना था। वो भागने की आवाज अब नहीं आ रही थी। मैं जल्दी से बाइक पर पहुंच गया। मैंने बाइक स्टार्ट की। सच में बाइक बहुत तेज चल रही थी और मैं जल्दी से बाइक लेकर वहां से निकल गया। बाइक काफी देर तक अच्छी चलती रही और फिर से उसको वही बीमारी पड़ गई। 40 की रफ्तार उससे ऊपर जा ही नहीं रही थी। जैसे मेरी बाइक बहुत भारी हो जाती है, वो चलती ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से आधे घंटे का सफर करके मैं दोबारा ऑफिस पहुंच गया था। मैंने वहां पर बाइक लगाई। यहां पर मैं कंप्लेंट भी किसको कर सकता हूं? मुझे एक ही नंबर दिया गया है और उसका इस्तेमाल तभी करना है अगर मुझे रास्ते में कोई बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी हो जाए या मेरी बाइक बिल्कुल बंद पड़ जाए। अगर उसमें छोटी मोटी परेशानी है तो वो मुझे खुद ही संभालनी होगी। यही बताया गया था मुझे। काम अच्छा था। मैंने बाइक लगाई और मैं सोफे पर जाकर बैठ गया। मैंने वो पर्ची सामने रख दी और वो काले कपड़ों वाला आदमी आया। वो पर्ची उठाकर अंदर चला गया। उस रात मुझे और कोई काम नहीं मिला। मैं ये सोच रहा था अब मैं करूं क्या। मैं लगभग सुबह के 5 बजे तक वहां बैठा रहा। अभी भी अंधेरा था। मैंने सोचा थोड़ा बाहर घूमकर आता हूं। बैठे बैठे मेरी टांगें दुखने लगी थी।
मैं बाहर गया। मैं इधर उधर घूमने लगा। मुझे आसपास से एक बाइक की आवाज सुनाई दी। ये बिल्कुल मेरी बाइक जैसी आवाज थी। मैंने देखा सामने से एक बाइक निकल कर गई जो मेरी बाइक जैसी थी। उसकी साइड पर भी एक सीट लगी हुई थी, बिल्कुल शोले फिल्म की बाइक थी वो भी। यहां पर पुरानी बाइक्स लेकर आखिर ये लोग करते क्या हैं? इनका इस्तेमाल ही क्यों करते हैं? वो आदमी बाइक लेकर बड़ी तेजी से मेरे सामने से निकल गया। मैं उसे रोकने के बारे में सोच तो रहा था, लेकिन जितने समय में मैं कोशिश करता वो मेरे सामने से निकल चुका था। मैं पीछे से आवाज नहीं लगाना चाहता था। थोड़ी देर तक मैं बाहर घूमता रहा। उसके बाद दोबारा सोफे पर आकर बैठ गया। लगभग 6 बजे मैं वहां से निकल पड़ा। मैंने वो पर्ची पकड़ ली थी जिस पर छुट्टी लिखा हुआ था, यानी कि छुट्टी हो गई है। मैं घर आया। मैंने सारे काम किए, लेकिन आज मेरे दिमाग में एक ख्याल बार बार घूमता रहा। आखिर उस हल्के से बक्से में होता क्या है? बक्से का आकार तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन बहुत ही हल्का सा महसूस होता है। कुछ भी बीच में हिलता हुआ महसूस भी नहीं होता। आखिर ये किस सामान को डिलीवर करते हैं? क्या इसमें कोई नशे वाली चीज तो नहीं होती? इसमें कुछ इलीगल तो नहीं होता? इस चीज ने मुझे थोड़ा सा डरा दिया था। कहीं ये ड्रग्स सप्लाई तो नहीं करते? अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे जेल हो सकती है। या ये मेरे किसी दुश्मन का ही तो काम नहीं? वो मुझे फंसाना तो नहीं चाहता? आज मैं थोड़ा सा डर रहा था, क्योंकि इतने छोटे से काम के 50,000 रुपए मुझे मिलने वाले थे। मुझे एडवांस भी दे दिया गया था। कहीं मुझे फंसाया तो नहीं जा रहा? इन ख्यालों ने मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया था। मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी तफ्तीश करके देखूं। मैं उसी घर की तरफ निकल पड़ा जहां पर मैंने डिलीवरी की थी। मैंने सोचा वहां जाकर मुझे कुछ ना कुछ पता जरूर लगेगा। वो पुराना सा गांव लग रहा था जिसका छोटा सा घर था। वो किसी अमीर का घर नहीं था। वो बुजुर्ग भी ज्यादा अमीर नहीं लग रहा था। उसने पुराने कपड़े पहन रखे थे। लेकिन मैं जैसे ही उस गांव में पहुंचा, वो तो अच्छा खासा गांव था। आसपास कई सारे स्ट्रीट लैंप्स लगे हुए थे जो दिन के वक्त भी जल रहे थे। लेकिन वहां काफी लोगों की भीड़ थी जो रात के समय वहां नहीं थी। मैंने जानने की कोशिश की यहां पर इतनी ज्यादा भीड़ क्यों लगी हुई है। एक आदमी ने बताया यहां किसी की मौत हो चुकी है, इसी कारण वहां घर में लोग जा रहे हैं। मैं आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गया तो मैंने देखा ये वही घर था जहां कल रात मैं आकर गया था। मैं थोड़ा सा डरने लगा था, कहीं मैं फंस ना जाऊं। मैंने अपने चेहरे पर मास्क पहन लिया ताकि मुझे कोई पहचान ना पाए। मैं भी उस घर के अंदर जा चुका था और मैंने देखा जिस बुजुर्ग को कल मैंने वो पार्सल दिया था, उसकी लाश वहां पर पड़ी हुई थी। वो रात को ही मर चुका था और इस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया। मैं सोचने पर मजबूर हो गया, आखिर उसके साथ हुआ क्या होगा। कहीं उस बक्से में कुछ ऐसा तो नहीं जो लोगों को मार देता है? कहीं उसमें कोई जहर तो नहीं जिससे लोग मर जाते हैं? क्या ये कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर का काम तो नहीं? मैं थोड़ा थोड़ा डरने लगा था और मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे थे। मैं उस दिन घर आ गया और घर आकर सोचता रहा। मैंने सोचा क्यों ना इसकी जानकारी मैं पुलिस को दे दूं, शायद उनको कुछ पता होगा। मुझे आज रात उस बक्से को खोलकर देखना होगा, उसमें मुझे कोई ना कोई जानकारी तो मिलेगी ही। यही सोचता हुआ रात को मैं ऑफिस में पहुंच गया और इंतजार करने लगा अगले पार्सल का। मैं बैठा रहा लगभग रात के 1 बजे तक। 1 बजे मेरे हाथ में वो पार्सल आ ही गया। मैंने उसे पकड़ा। एड्रेस मुझे पता था, जाने को 1 घंटा लगना था। मैंने धीमे से उस पार्सल को उस सीट पर रखा और बाइक स्टार्ट की। वो खटारा बाइक फिर से 40 से ऊपर जा नहीं रही थी और घंटे का समय तो अब लगने ही वाला था। धीरे धीरे मैं आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। मैंने सोचा किसी सुनसान सी जगह पर जाऊंगा, मुंह को पूरी तरह से ढक लूंगा, हाथ में ग्लव्स पहन लूंगा, उस बक्से को बड़े ध्यान से खोलूंगा, देखूंगा उसमें कोई बम तो नहीं। उस आदमी की मौत बम से तो नहीं हुई लगती, शायद किसी और चीज से हुई होगी। मुझे बक्से को भी ध्यान से खोलना होगा।
इसके बाद मैं एक सुनसान जगह पर पहुंच ही गया। मैंने बक्से को सीट पर रख दिया। मैं उसे खोलने की कोशिश करने ही वाला था, तभी मुझे एक और बाइक की आवाज़ सुनाई दी। वो बाइक मेरे करीब से निकलने वाली थी। उस आदमी ने मेरी तरफ देखा और बाइक रोक ली। वो बार बार बाइक की तरफ घूरे जा रहा था। वो उससे उतरा और मुझसे बात करने लगा। तुम क्या करते हो? तुम्हारे पास भी ऐसी बाइक है? मैंने उसे अपनी कंपनी का नाम बताया। उसने कहा, मैं भी वहीं पर काम करता हूं, तुम्हें कभी देखा नहीं। मैंने उससे पूछा, मैंने तुमको भी नहीं देखा, क्या तुम इस बिल्डिंग में आते हो? उसने कहा, हाँ, मैं भी वहां हर रोज आता हूं, सोफे पर बैठा रहता हूं, काम मुझे कम ही मिलता है। लगभग 2-3 दिन बाद मुझे एक पार्सल वहां डिलीवर करना होता है। हम दोनों में काफी देर तक बातचीत हुई। वो भी वही काम कर रहा था जो मैं कर रहा था, लेकिन कैसे? मैंने उसके पार्सल को देखा। यह भी मेरे पार्सल जैसा ही था। हर रोज एक जैसा बक्सा ही जाता है। उसके बाद मैंने उससे पूछा, आज तुम कहां पर पार्सल डिलीवर करने वाले हो? उसने मुझे एड्रेस बताया और मैं हैरान हो गया। यह वही एड्रेस था जहां पर मैं जाने वाला था। उसका टाइम मेरे टाइम से 5 मिनट बाद का था। लेकिन कैसे? क्या वो भी वैसा ही पार्सल लेके जाने वाला था जैसा मैं लेकर जाने वाला था? उसके बाद उसने कहा कि मुझे थोड़ी जल्दी है, मुझे बताया गया है मुझे वहां पर पहुंचना ही होगा, शायद तुम्हें भी वहां पर जाना चाहिए, तुम्हें कुछ बताया नहीं गया? मैंने उससे कहा, नहीं, मैं भी वहां पर पहुंचता हूं। मैंने उसे जाने के लिए कह दिया और उससे ज्यादा बात नहीं की। मैं इस पार्सल को खोलकर देखना चाहता था, यहां पर हो क्या रहा है, और जहां पर मैं जाने वाला हूं वहां इसे भी भेजा जा रहा है। मैंने इससे पहले वहां जाता हुआ कोई नहीं देखा। इससे पहले वाले पार्सल में मैंने किसी और बाइक वाले को उस रास्ते पर नहीं देखा था। आज अगर मैं इस पार्सल को वहां पर छोड़कर भी आता तो भी ये आते हुए मुझे नजर जरूर आता। लेकिन इस बक्से में है क्या? मैंने उस पार्सल को एक तरफ रखकर अपने चेहरे पर मास्क पहन लिया और उस बक्से को खोलकर देखा। उसके अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ एक लेटर था जिस पर लिखा हुआ था, समय आ गया है। मैं हैरान हो गया। सिर्फ एक लेटर? इतने बड़े बक्से में मुझे सिर्फ एक लेटर छोड़ने के लिए भेजा जाता है? मैं हैरान था, आखिर यहां हो क्या रहा है। मैं उस बक्से को लेकर उसी जगह पर चल पड़ा। वहां पर देखा उस आदमी की बाइक खड़ी थी और वो बक्सा लेकर आगे की तरफ बढ़ चुका था, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके साथ 2 बड़े बड़े काले आकार के साए थे जो चले जा रहे थे। वो उस घर के पास पहुंचा। उसने बक्सा उस आदमी को दिया जो उस घर में रह रहा था, लेकिन वो काले साए उस घर के अंदर गए और वो आदमी भागकर अपनी बाइक की तरफ आने लगा। वो काले साए अब भी उस घर के अंदर ही थे। मैं दूर से देखे जा रहा था। मैंने देखा जैसे ही उसने बाइक स्टार्ट की, वो बाइक भगाने लगा। वो काले साए उड़ते हुए आए और उस बाइक पर बैठ गए और बाइक पर बैठते ही वो जैसे गायब हो गए। वो नजर आना बंद हो चुके थे। एक उस बाइक की एक तरफ बैठा था और एक उस बाइक के पीछे बैठा था। मैं डर रहा था, क्या हर रोज मेरे साथ भी ऐसा ही होता है? क्या इसी कारण मेरी बाइक भी तेज नहीं चल पाती? वो बाइक लेकर सामने से निकल चुका था और मैं झाड़ियों में उसकी तरफ देख रहा था। मैं छिपता हुआ उस घर की तरफ गया, ये देखने के लिए वहां पर हुआ क्या है, उन काले सायों ने किया क्या है। लेकिन मैं जैसे ही घर के पास पहुंचा, आसपास जैसे अंधेरा छंट चुका था। स्ट्रीट लाइट भी जलने लगी थी और उस घर के अंदर लाइट भी। आसपास के घरों में भी लाइट जल रही थी, जैसे सब कुछ सामान्य हो गया था। लेकिन पहले जैसे यहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा था, सिर्फ एक ही घर में रोशनी थी, जैसे मेरे साथ होता है जब मैं ये पार्सल लेकर आता हूं। मैंने उस घर में झांकने की कोशिश की और वो आदमी जमीन पर पड़ा हुआ था। वो मर चुका था। इसे देखकर मैं भागा। मैं अपनी बाइक की तरफ भागा और आसपास किसी भूत प्रेत की आवाज नहीं आ रही थी। बिल्कुल खाली सा माहौल। मैं तेजी से भागने लगा।
मुझे कई घरों में टीवी की आवाज़ तक सुनाई दी। मैंने अपनी बाइक उठाई और मैं वहाँ से तेज़ी से निकल पड़ा अपने ऑफिस की तरफ। मैं आज पूछने वाला था यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ चल क्या रहा है। मुझे डर लग रहा है, ज़रूर ये किसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ ना कुछ कर रही है, ये लोगों को मार रही है। मैं जल्दी से ऑफिस में पहुंच गया। वो आदमी मुझे कहीं पर नजर नहीं आया। वो कह रहा था वो यहीं आता है, लेकिन आज भी वो यहाँ पर नहीं था। मैं जल्दी से अपने ऑफिस के उसी कमरे में पहुंचा जहां पर वो आदमी बैठा करता था जिसने मेरी इंटरव्यू ली थी। मैं उसी से सब कुछ पूछने वाला था। उसने फिर से मास्क पहना हुआ था और वो कुर्सी के सामने खड़ा था। मैं जैसे ही उस कमरे के अंदर गया, उसने बात करना पहले ही शुरू कर दिया। उसने कहा, वो बक्सा तुमने रास्ते में ही फेंक दिया, तुमने उसे पढ़ लिया? ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें पता है ना रूल, ऐसा नहीं करना है, बक्से को नहीं खोलना है। हमें पहले ही पता चल गया था बक्सा आज तुम खोलोगे, इसीलिए दूसरा डिलीवरी बॉय हमने भेजा। उसकी ये बातें सुनकर मैं थोड़ा सा सन्न हो गया। इस आदमी को सब कुछ पहले ही पता कैसे हो सकता है? मैंने उससे सवाल किया, आप एक खाली बक्सा मुझे क्यों देते हो? क्यों उसे लोगों के पास देने के लिए कहते हो, जबकि उसमें बस एक कागज होता है? कागज तो आप कभी भी दे सकते हैं, किसी भी रूप में दे सकते हैं, तो मेरी इतनी ज्यादा सैलरी कैसे? आप कर क्या रहे हैं आपको बताना ही होगा। उसके बाद उसने अपने चेहरे से वो मास्क हटाया। उसका धुंधला सा चेहरा नजर आ रहा था। वो कोई इंसान नहीं था। उसके बड़े बड़े दांत और चमकीली सी आंखें जो चमकने लगी थी, वो काफी अलग लग रही थी पहले से। वो नीले रंग की आंखें लाल रंग में बदल चुकी थी और उसका शरीर भी बदलने लगा था। वो एक बड़ा सा शैतान बन गया था और मैं डर कर कांपना शुरू हो गया। उसके बाद मैंने सवाल पूछा, तुम कौन हो? तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं हूं मौत का देवता। धरती पर मैं मौत लेकर आता हूं। मैं दुनिया के अलग अलग हिस्से में इसी तरह से काम करता हूं। जब किसी की मौत आती है तो हम इसी तरह से डिलीवरी बॉय भेजते हैं जिसके साथ 2 मौत के साए होते हैं। तुमने आज देखे हैं, यही मौत के साए उसकी आत्मा को हमारे पास लेकर आते हैं। हमारा यही काम है। तुम हमारे लिए काम कर रहे हो। तुम उन मौत के सायों को वहां पर लेकर जाते हो। तुम मरने वाले थे, तुम्हें इसीलिए बचाया गया ताकि तुम ये काम कर सको। तुम्हें खास तौर पर चुना गया है। जब भी तुम अपनी मंजिल पर पहुंचते हो तो वो दुनिया साधारण दुनिया नहीं होती, बल्कि उस दुनिया का प्रतिबिंब होती है जिसमें तुम उस आदमी की आत्मा देखते हो। वो तुम्हें देख नहीं पाता, वो तुम्हारे साथ आए मौत के सायों को देखता है, इसीलिए वो डर जाता है। लेकिन जिसकी उम्र हो चुकी होती है वो जानता है उसे डरने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कुछ लोग डरते हैं, कुछ नहीं। तुम्हारा काम बस उन मौत के सायों को वहां पर लेकर जाना होता है, ना कि उस बक्से को लेकर जाना। मौत भी खुद सफर नहीं करती, बल्कि किसी को जरिया बनाती है, जैसे अब तुम हमारा जरिया हो। इसी तरह कई और लोग भी हैं जो काम करते हैं। जो मरने वाले थे उन्हें इसीलिए जिंदा रखा गया है क्योंकि वो ये काम कर सके। मुझे बस इतना ही जवाब मिला और मैं उस कमरे से बाहर आ गया। मेरी आंखें चमक गई थी क्योंकि मैं जान गया था मैं क्या करता हूँ। मुझे सच्चाई का पता चल गया था। मेरे मन से डर भी खत्म हो चुका था, क्योंकि सच्चाई अगर आपके सामने हो तो डर आपको डरा नहीं सकता। मैं आज भी ये काम करता हूँ। मैं मौत का जरिया हूँ जो लोगों तक मौत के साए को लेकर आता हूँ। मुझे डर नहीं लगता। मैं दुनिया से कट चुका हूँ। यही कारण है मैं अपनी जानकारी किसी को नहीं देना चाहता। मैं क्या करता हूँ, मेरा इतिहास क्या है, मैं किस शहर में रहता हूँ, ये जानकारी मैं दे नहीं सकता। लेकिन मैं अपना काम करता जा रहा हूँ और इनाम में मुझे बहुत कुछ मिलता है। मेरी उम्र बहुत लंबी होती जा रही है। मेरी उम्र बढ़ती ही नहीं
लेकिन मैं दुनिया से कटा कटा सा रहता हूं, क्योंकि यही मेरी जिंदगी है। मैं अपनी कहानी तो सबको सुना सकता हूं, लेकिन मुझे शायद कोई देख नहीं पाता। जब भी मैं किसी के पास आता हूं तो उसकी मौत आई होती है, लेकिन वो मुझे देख नहीं पाता। आज भी मैं यही काम करता हूं और मुझे मेरी कंपनी में डिलीवरी बॉय कहा जाता है।